हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन बताया था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हम कैसे NCERT क्लास 9 को कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हमने सेक्शन वाइज देखा था कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 1 में हमने देखा फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, उसके बाद फिर रशियन रिवॉल्यूशन आएगी, फिर उसके बाद नाजिज्म आएगी। ऐसे हमने कवर किया था। अब हम प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमें पता चलेगा कि क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है और हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक ऐसी पहली क्रांति होगी जिसमें बहुत सारे न्यू आइडियाज़ आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें न्यू फिलोसफर्स अपने बहुत ही न्यू आइडियाज़ एवर पूरे अर्थ में फर्स्ट टाइम ये डिलीवर करेंगे अपनी फ़िलोसफिकल आइडियाज़। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, राइट्स के बारे में बात होगी, अधिकार के बारे में बात होगी कि ह्यूमन जो होते हैं उनको राइट्स होनी चाहिए। एक मिनट बच्चे। तो ह्यूमन के पास राइट्स होनी चाहिए। उसके बाद फिर वो बात करेंगे लिबर्टी की। ठीक है। फिर लिबर्टी के बाद फ्रीडम की। ये सब हम आगे जाकर अच्छी तरह से समझेंगे, और इसलिए खुद में से खुद ही एक सिग्निफिकेंट चैप्टर हो जाता है और हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाती है, ताकि हमारी यहाँ पे फाउंडेशन अच्छी तरह से बिल्डअप हो सके और हम यहाँ पे इम्पोर्टेंस समझ सकें कि डेमोक्रेसी, राइट्स और फ्रीडम, लिबर्टी, ये सब क्यों ज़रूरी है हमारे ज़िंदगी में। ठीक है। ये चीज़ अगर हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हम अच्छी तरह से इसकी एस्पेक्ट और इसकी वैल्यू हम अच्छी तरह से इसको बिल्कुल डीप लेवल तक समझ सकते हैं। ठीक है। चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789। ठीक है। ये मॉर्निंग की बात है, यानी बिल्कुल सवेरे सवेरे की बात है। ठीक है। मॉर्निंग है 14 जुलाई 1789। ये आपको डेट याद रखनी है, क्योंकि इसी टाइम हुआ था फ्रांस की क्रांति, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी 14 जुलाई 1789। और जब ये इवेंट हुई थी तो कौन सी जगह में हुई थी वो आपको याद रखना है, पेरिस। एक फ्रांस की एक छोटी जगह थी। ठीक है। फ्रांस की एक छोटी सी शहर है जिसका नाम है पेरिस, उसका कैपिटल है। आई होप यू नो दैट। और पेरिस में सबसे बड़ा आपका टावर भी मिल जाएगा आपको, जिसको हम आईफिल टावर भी बोलते हैं। ठीक है। तो पेरिस में क्या हुआ था, ये काफ़ी अलार्म की स्टेट में आ गया था, यानी यहाँ के लोग काफ़ी अलर्ट हो गए थे, विजिलेंट हो गए थे। इसलिए हो गए थे क्योंकि किंग जो है, ठीक है, यहाँ पे किंग ने क्या करा, अपने मिलिट्री ट्रूप्स को, कमांडेड ट्रूप्स को क्या करा, उसने शहर की तरफ भेज दिया। फ्रांस का राजा था। ठीक है। फ्रांस का राजा ने क्या करा, पेरिस की तरफ अपने ट्रूप्स को भेज दिया, यानी पेरिस के छोटे शहर में भेज दिया। और ये चीज़ की क्या थी, र्यूमर्स थी। र्यूमर्स मतलब होता है अफवाहें। ठीक है। तो र्यूमर्स थी कि वो स्प्रेड हो गया था कि राजा क्या कर रहा है, वो अपने ही लोगों को फायर करने के लिए मिलिट्री ट्रूप्स को भेज रहा है, यानी कमांडिंग ट्रूप्स को भेज रहा है हमारे तरफ सिटी में, पेरिस में। ठीक है। तो इससे लोग काफ़ी क्या हो गए, स्टेट ऑफ अलार्म हो गए, डर गए कि अब तो वो हमें मार देगा, हमें फायर कर देगा। तो इससे क्या हुआ, कुछ 7,000 मेन एंड वुमेन क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। ठीक है। टाउन हॉल के सामने, और उन्होंने डिसाइड करा कि हमें पीपल्स मिलिशिया फॉर्म करनी है, यानी एक ग्रुप फॉर्म करना है, ताकि वो आएंगे तो हम उस पर भी अटैक कर सकते हैं, खुद को डिफेंस कर सकते हैं। ठीक है। डिफेंड करना ज़रूरी है। दे ब्रोक इन टू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। अब इन्होंने क्या करा, बहुत सारी जो ये इन्होंने पीपल्स मिलिशिया बना ली। इन्होंने डिसाइड करा कि अब वो हमें हमारे पर अटैक करेंगे गन से, इससे अच्छा हम खुद को प्रिपेयर कर लेते हैं और हम भी हथियार पकड़ कर क्या कर लेते हैं, रेडी हो जाते हैं, ताकि हम भी अटैक कर पाएँ इन रिटेलिएशन। ठीक है। तो ये क्या करेंगे, बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में जाकर तोड़ फोड़ मचाएंगे, वहाँ पे घुस जाएंगे, तोड़ देंगे दरवाजे को और अंदर घुस जाएंगे, और वहाँ पे जितने भी उनको हथियार मिलेंगे उन सब बिल्डिंग्स में, उन सबको वो ले लेंगे और उसके अगेंस्ट में कमांडिंग ट्रूप्स पे अटैक कर देंगे। फाइनली कुछ 100 पीपल जो होते हैं, बहुत सारे 100 पीपल, वो क्या करते हैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी,
यानी सिटी क्या हो गया, यानी कि पेरिस के सिटी के ईस्टर्न साइड में वो क्या करते हैं, स्टॉर्म हो जाते हैं, यानी सब जाकर वो फोर्ट्रेस प्रिजन को तोड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसका नाम था बस्तिल। तो फोर्ट्रेस प्रिजन मतलब आई होप यू नो, क्योंकि ये फोर्ट जैसा था, ठीक है, किला टाइप का था, और वहाँ पे बहुत सारे क्या थे, प्रिजन थे। प्रिजन मतलब क्या होता है, जेल होता है। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे ओबियसली जेल करके राजा बहुत सारे लोगों को रखता था। तो इन्होंने बस्तिल को क्या करा, तोड़फोड़ मचा दी, वहाँ पे जितने भी कमांडर थे उन सबको मार दिया। ठीक है, यहाँ पे कमांडर ऑफ द बस्तिल वाज किल्ड। ठीक है, उनको मार दी गई, और जितने भी प्रिजनर्स थे वहाँ पे 7 प्रिजनर्स ओनली मिले थे, उन सबको रिलीज़ कर दिया गया। और यहाँ पे जितने भी इनको होर्डेड एम्यूनिशन मिली, यानी कि कट्ठे छुपा कर जो राजा ने बहुत सारे जमा करके रखा था, जितने भी हथियार एम्यूनिशन जैसे गन्स हो गए, बॉम्बार्ड कैनन्स हो गए, है ना, जितने भी वेपन्स हो गए, उन सबको इन्होंने क्या कर लिया, जब्त कर लिया, अपने पास ले लिया। इनको लगा था कि इनको होर्डेड एम्यूनिशन मिलेगी। यहाँ पर आर्म फाइट में ये क्या हुआ, बहुत लोग मर गए, प्रिजनर्स को रिलीज़ कर दी गई, जिसमें से 7 प्रिजनर्स निकले थे ओनली। बस्तिल जो है, इनको सब नफ़रत करते थे। हम ये जानेंगे कि रीज़न क्या था, लोग क्यों बस्तिल को इतना नफ़रत कर रहे थे, ये हम आगे जाएंगे तो हमें पता चलेगा, क्योंकि हम एक ऐसे इवेंट को पढ़ रहे हैं ना, जिसकी हम अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ चुके हैं कि आखिर लोग इतना गुस्सा क्यों है। हम बस बीच की देख रहे हैं, हम आउटकम देख रहे हैं कि लोगों का गुस्सा कैसे उतर रहा है। ठीक है, किसी के टूवर्ड्स। तो यहाँ पर आप देखना, बस्तिल जो है वो हेटेड बाय ऑल। ठीक है, पूरे सिटीजन्स जो थे फ्रांस पेरिस के, वो हेट करते थे बस्तिल को, क्योंकि ये एक डेस्पोटिक पावर का क्या था, एक सिंबल था। ठीक है, डेस्पोटिक मतलब होता है तानाशाही, ऑटोक्रेटिक भी बोलते हैं इसको, ठीक है, टायरनी भी बोलते हैं। तो डेस्पोटिक पावर का ये क्या करा था, एक सिंबल था बस्तिल, क्योंकि यहाँ पे ये क्या करता था, लोगों को प्रिजन में डाल देता था। जब भी लोग यहाँ पे अधिकार की बात करें, राजा के अगेंस्ट में बात करें कि आप हमें खाने के लिए नहीं दे रहे हो अनाज, आप हमारे साथ अत्याचार कर रहे हो, ठीक है, तो इससे ये जेल में डाल देता था। तो इसलिए ये फोर्ट्रेस प्रिजन जो था, ये बिल्कुल एक जेल की तरह था, इसलिए लोग इसे क्या करते थे, हेट करते थे। हम आगे जाकर और भी बहुत सारी सेंटिमेंट्स देखेंगे, फील करेंगे, और समझ में हमें बहुत अच्छे से आएगा कि लोग इतने फ्रस्ट्रेट क्यों थे अपने राजा के टूवर्ड्स। फोर्ट्रेस को क्या करा, डिमोलिश्ड कर दी गई, यानी डिस्ट्रक्ट कर दी गई। बहुत सारे यहाँ के जितने भी स्टोन फ्रैगमेंट्स थे, उस चीज़ को उन्होंने मार्केट्स में इसको बेच दिया। जो चाहते थे इसे सोवनीर की तरह रखना, ठीक है, इस डिस्ट्रक्शन यानी कि इसको याद रखने की, जिनको मन था, क्योंकि ये खुद में से एक बहुत बड़ी इवेंट थी, ये बस्तिल को तोड़ रहे थे, तो इस डे को इनको याद, किसी को भी जब याद करने की मन हो तो ये इसको क्या कर लेते, उस वॉल्स के स्टोन्स को खरीद लिया था कुछ लोगों ने। द डेज दैट फॉलो सो मोर राउटिंग। ठीक है, अब वही सेम डे, ठीक है, 14 जुलाई को और भी ज़्यादा हमें दंगे देखने को मिलेंगे पेरिस में, और पेरिस के बहुत ही साइड दूर दूर दराज में जितने भी एरियाज़ थे, वहाँ पर भी हमें बहुत सारे रायोटिंग देखने को मिलेंगे। बहुत सारे पीपल जो थे वो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, किस चीज़ के, हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। ठीक है, ब्रेड की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। मच लेटर हिस्टोरियंस ने पीछे देखा, ठीक है, हिस्टोरियंस यानी इतिहास वाले, उन्होंने पीछे देखा। उस टाइम उन्होंने देखा कि जो ये चेन ऑफ इवेंट्स है, जैसे बस्तिल को तोड़ना, प्रिजनर्स को रिलीज़ करना, फिर लोगों का प्रोटेस्ट करना, ये सब क्या है, इवेंट्स हैं, चेन ऑफ इवेंट्स रिलेटेड है। तो हिस्टोरियंस ने इस चेन ऑफ इवेंट्स को देखा, जिससे क्या हुआ, अल्टीमेटली फाइनली क्या हुआ, एग्जीक्यूट कर दी गई किंग ऑफ फ्रांस को, यानी लुइस 16। ठीक है, इस समय किंग जो था फ्रांस का, उसका नाम था लुइस 16 था। ठीक है, लुइस 16। तो लुइस 16 को क्या कर दिया गया, एग्जीक्यूट कर दी गई। एग्जीक्यूट मतलब मार दिया गया लुइस 16 को। और फिर बहुत सारे पीपल ने इस समय को सोचा नहीं था कि ये आउटकम इसकी हो सकती कि राजा रानी सबको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। ये आउटकम बिल्कुल प्रीमेडिटेड नहीं था, बट ये बिल्कुल ही सर्कमस्टेंसेस बेसिस में हुई थी। ठीक है, अब ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छा ग्लिम्स मिल गया होगा। हमने तो बिल्कुल बीच से ही पढ़ लिया कि लोग काफ़ी गुस्सा हैं,
इनमें बहुत आक्रोश है, फ्रस्ट्रेशन है। इन्होंने डेमोलिश कर दी बड़ा सा फोर्ट्रेस प्रिजन को, वहाँ की जितने भी ब्रिक्स हैं उसकी एक एक ब्रिक्स को उन्होंने तोड़ दिया। तो आप इसमें हेट देख सकते हो। दूसरी बात ये है, यहाँ पे आपको एक इमेज दिखेगी, ठीक है। ये इमेज में आप देख रहे होगे कि कैसे लोग जो हैं वो फोर्ट्रेस को तोड़ रहे हैं, ठीक है। इस इमेज में आपको बहुत क्लियर विज़न दिख रही होगी। लाइक यू कैन सी इनके पास हथियार है, बड़े बड़े स्पीयर्स हैं, स्पेड्स हैं और बॉम्बार्ड्स हैं। ये बॉम्बार्ड कैनन है, इसे बॉम्ब कर रहे हैं। ये कस्तील फोर्ट्रेस, ये फोर्ट्रेस प्रिजन है। यहाँ पे आप स्मोक्स देख रहे होगे, स्मोक्स क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो इसे बस्तिल को क्या किया जा रहा है, इसको तोड़ी जा रही है, डेमोलिश कर जा रही है। तो इस आर्टिस्ट ने इस ड्राइंग को इसलिए बनाया ताकि ये कोमेमोरेट कर सके, यानी याद कर सके इस दिन को, इस इवेंट को ये अकर हुआ था, ठीक है। क्योंकि ये हिस्ट्री में बहुत बड़ा इसका एक सिग्निफिकेंस है और ओब्वियसली फ्रांस के लिए तो एक बहुत बड़ी एक सिंबल होगी और ये उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो हम फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी अब देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि फ्रेंच की कैसी स्ट्रक्चर थी, उसकी सोसाइटी की, उसके समाज की। यहाँ से आपको डेट्स, बी केयरफुल गाइस, डेट्स याद रखनी है, ठीक है। जैसे 14 जुलाई 1789 वो एक डेट था जिसमें बस्तिल को डिस्ट्रॉय की गई थी, वो डेट आपको याद रखनी है। दूसरी डेट एक और आ गई है जिसका नाम है 1774, ठीक है। 1774 ये कब की डेट हो गई, तो 1789 हमने पढ़ा था, यानी कि हम उसके पीछे वाली पार्ट को अभी पढ़ रहे हैं। यानी कि अभी क्या हो रहा है, फोर्ट्रेस प्रिजन को तोड़ी नहीं गई है, उसके पीछे की पास्ट इवेंट्स को हम अभी पढ़ेंगे ताकि हम फैक्टर पता कर सकें कि रीज़न क्या था लोगों को इतना गुस्सा होने का अपने राजा के टुवर्ड्स, कि राजा को उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया, साथ में रानी को भी वो एग्जीक्यूट कर देंगे। ओके, तो लेट्स सी। तो आपको याद रखना है यहाँ पे 1774, ठीक है। लुइस 16, ये लुइस 16 है। आई होप आपको रोमन वर्ड्स आते होंगे, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। दिस इज़ 10, ठीक है। ये 10 ऐसे लिखते हैं, दिस इज़ 6, तो 10 6 क्या हो गया, मिलके 16 हो गया। 5 कैसे होता है, 5 ऐसे होता है, तो 10 5 मिलके 15, ठीक है। 10 अगर 7 करना हो तो ये हो गया 7, 8 करना हो तो ये 8 हो गया। तो इस तरह से रोमन नंबर को हम रीड करते हैं, ठीक है। अगर आपको पता है तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता है वो आई होप आपको पता चल गया होगा। तो लुइस 16 क्या था, बर्बन फैमिली से था, ठीक है। वो एक बर्बन फैमिली से था। जैसे लोगों की टाइटल होती है ना, आपकी भी टाइटल होगी चौधरी, पांडे, त्रिपाठी, इस टाइप का ये टाइटल होता है, हमारा लास्ट नेम होता है। उसी तरह से लुइस 16 का भी क्या था, बर्बन फैमिली उसका एक टाइटल था, ठीक है, लास्ट नेम था, उसके फैमिली के पूरे बिलोंगिंग नेम थी, ठीक है। तो ये राजा था, इसने क्या हुआ, फ्रांस की गद्दी में वो बैठा, राजा बन गया। जब वो राजा बना तो वो सिर्फ और सिर्फ 20 ईयर्स ओल्ड था और उसकी शादी हुई थी एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनोइट से, ठीक है। तो मैरी एंटोनोइट ओब्वियसली क्या हो जाएगी, वो क्वीन हो जाएगी। अब जब ये राजा बन गया, इसी के पीरियड में क्या हुआ था, इसके पीरियड में इसने देखा कि जब वो राजा बना तो इसकी कोष जो थी, ठीक है, इसकी एम्प्टी ट्रेजर थी, यानी पैसे इसके पास ज़्यादा नहीं थी, ये गरीब हो चुका था। गरीब नहीं हुआ था, मतलब इसके जितने भी पैसे होते हैं राजा के पास, बहुत सारे धन दौलत होते हैं, वो क्या हो गया था, इसके पास इतनी नहीं थी। अब इसका रीज़न यही है क्योंकि इसके जो फादर थे, ठीक है, काफ़ी टाइम तक वॉर कर रहे थे, जिसके चलते क्या हो गया, इसकी जो फाइनेंशियल थी, ठीक है, ट्रेजर थी, वो क्या हो गई, एम्प्टी हो गई, यानी कि कम हो गई, ड्रेन हो गया, जिससे फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस क्या हो गया, एम्प्टी हो गई, खाली हो गई। एडेड टू दिस, ठीक है, ये तो वन ऑफ द रीज़न हो गया कि वो बहुत टाइम तक वॉर लड़ रहे थे ब्रिटेन के अगेंस्ट में। अमेरिकन 13 कॉलोनीज़ को क्या कर रहे थे, ये हेल्प कर रहे थे, ठीक है। दूसरी बात है, इनकी जो कोर्ट थी उसकी बहुत एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट थी, बहुत ही खर्चालू थी इनकी कोर्ट, एम्बियंस, ठीक है, बहुत सारे पैसे थे इनको मेंटेनेंस करना, वहाँ के लोगों गार्ड्स को पैसे देना, ठीक है, इतने इमेंस पैलेस ऑफ वर्सलीज को देखना, ये खुद में ही क्या था, एक बहुत ही बड़ा एक्स्ट्रावेजेंट खर्च था। अंडर लुइस 16 फ्रांस ने हेल्प करा था 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को, ये याद रखना आपको, 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को इसने हेल्प करा था ताकि ये इंडिपेंडेंस
जीत जाएं, ठीक है। अपने कॉमन एनिमी इनका कौन था, तो ब्रिटेन वाले थे। ब्रिटेन ने क्या करा था, अमेरिका को भी क्या करता, कॉलोनाइज कर दिया था। तो इसे 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ ने विद्रोह कर दी थी। तो इस विद्रोह में फ्रांस जो है वो उसका हेल्प किया था, यानी लुई 16 हेल्प किया था। अब हेल्प करने में तो बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, राइट। बहुत सारे एम्यूनिशंस, वेपन्स की ज़रूरत पड़ती है, सोल्जर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे क्या हुआ, फ्रांस का काफ़ी लॉस हुआ, उसे कुछ गेन नहीं हुआ ब्रिटेन से लड़ने से। वो बस हेल्प किया, ठीक है, यूएसए का, सॉरी हाँ, अमेरिकन कॉलोनीज़ का। क्योंकि उसे ब्रिटेन ऐसे भी पसंद नहीं था, उसका भी वो ब्रिटेन क्या था, एनिमी था। तो इसलिए उसने 13 कॉलोनीज़ ऑफ अमेरिका का हेल्प किया था इंडिपेंडेंस अचीव करने में, ठीक है। अब ये जो वॉर था ये काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, डेप्थ और ज़्यादा, एक तो एम्प्टी ट्रेजर ऑलरेडी पहले से थी, अब क्या हो गया, ये कर्ज में और डूब गया फ्रांस, जब ये 13 कॉलोनीज़ अमेरिकन की उनकी हेल्प करा था इंडिपेंडेंस अचीव करने में। तो ये डेप्ट में चला गया और इससे क्या हो गया, डेप्ट जो हो गया राइजन हो गया मोर देन 2 बिलियन लिवियर्स, ठीक है, और ज़्यादा बढ़ गया। लेंडर्स, अब जिसने डेप्ट दी थी राजा को, क्योंकि कोई डेप्ट देता है ना, कर्ज आप किसी से लेते हो, बैंक से लेते हो, किसी से भी लेते हो, तो वो कुछ इंटरेस्ट में आपको देता है, तो वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे और इंटरेस्ट 10% लोन पे चार्ज कर रहे थे, जिससे क्या हुआ था, इनकी और ज़्यादा 2 बिलियन क्या हो गई थी, लीवर्स जो हो गई थी वो इंक्रीज़ हो गई थी, यानी कर्ज में थे डूबे और लोन में भी क्या हो गई थी, इंटरेस्ट और ज़्यादा ऐड हो गई थी। तो फ्रेंच गवर्नमेंट था, इनको क्या करना था, was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone। अब इनको क्या है, इनकी दायित्व है कि फ्रेंच गवर्नमेंट को पे करना है जितनी भी इनकी जो बजट है, साथ ही साथ जितने इंटरेस्ट अलग से वो जो उठ रही है लोन में, वो भी इनको ब्याज पे करनी पड़ेगी। तो इस रेगुलर एक्सपेंस को मीट करने के लिए, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, अब ये आर्मी मेंटेनेंस कर रहे हैं, एक्स्ट्रावेजेंट्स कोर्ट की खर्च कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं डेप्ट का, और डेप्ट का खुद से एक अमाउंट वो भी पे कर रहे हैं। तो ये रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स, यूनिवर्सिटीज़, पूरा स्टेट को चलाना, फ्रांस के पूरे सिस्टम चल रही है, तो इन सब को चलाने में क्या हो रहा है, इनको अब फोर्स होगा कि ये टैक्स को इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि राजा की सैलरी कहाँ से आती है, टैक्स से, है ना, लोग टैक्स भरते हैं, वही क्या होती है, वो हमारे सरकार की सैलरी होती है, आमदनी होती है, वही क्या थी, इसकी टैक्स थी लुई 16 की। तो लुई 16 ने सोचा कि मुझे टैक्स बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफाइस्ड। अब ये अगर ये टैक्स बढ़ा भी देगा तो भी क्या होगा, इससे ये जो सिचुएशन है वो कम नहीं होगा। फ्रेंच सोसाइटी जो थी वो 18th सेंचुरी में वो डिवाइडेड थी 3 स्टेट्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से आप समझना, ठीक है। फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, ठीक है, एंड ओनली मेंबर्स ऑफ 3rd स्टेट पेड टैक्सेस। अब यहाँ पे आपको ये 3rd डिवीज़न दिखेगी, ठीक है, ये देखो, 1st स्टेट, 2nd स्टेट, 3rd स्टेट। पहली स्टेट में आपका क्लर्जी आएगा, क्योंकि क्लर्जी जो थे वो 1st स्टेट में बिलोंग करते थे, और ये कौन थे, तो ये चर्च वाले लोग थे, जो भी चर्च या फिर कैथलिक, ठीक है, यानी कि धर्म से जो भी रिलेटेड थे ना, चर्च, तो उनको हम क्लर्जी बोलते हैं, ठीक है। पादरी, इस आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये सब क्लर्च वाले 1st स्टेट्स में बिलोंग करते थे, इनकी बहुत बड़ी हाई रेपुटेशन थी अपने सिटी में। फिर दूसरा जो था वो नोबल्समैन थे, ठीक है, वो 2nd स्टेट्स वाले नोबिलिटी, यानी कि राजा के जितने भी उसके ऑफिसर्स थे, उसके साथ मिनिस्टर्स जो बैठते थे राजा के साथ, जो डिसाइडिंग वगैरह में हेल्प करते थे, ठीक है, तो ये सब नोबिलिटीज़ वाले जो भी थे वो 2nd स्टेट्स में आते थे। फिर सबसे लास्ट का जो एक स्टेट्स था, जो लास्ट वाला है, वो है 3rd स्टेट्स। 3rd स्टेट्स वाले जो थे वो काफ़ी पूरे जितने भी क्लर्जी और नोबिलिटी को छोड़ के जितने भी पॉपुलेशन फ्रांस के थे वो सब 3rd स्टेट्स में आते थे, ठीक है। तो आप समझ सकते हो 90% जो थे वो 3rd स्टेट्स वाले थे, जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, ओके।
पहले का ये क्या होता था कि पहले के ज़माने में थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट इतना हाई फाई नहीं था, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आई थी। तो इस समय क्या होता है, लोग जो थे वो रिलाई करते थे एग्रीकल्चर में। तो यहाँ 90% जो थे यहाँ के जितने भी थर्ड स्टेट वाले, वो बिलोंग करते थे एग्रीकल्चर में, ठीक है। और इनके पास 60% जो था वो लैंड तो नोबिलिटी और क्लर्जी के पास ही रहता था। इनके पास खुद का क्या था, ज़मीन नहीं होता था। अब थर्ड स्टेट्स में आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ के जितने भी वैरायटी थे लोगों की, ठीक है, जिसमें डॉक्टर्स हो जाएंगे, लॉयर्स हो जाएंगे, टीचर्स हो जाएंगे, कोई भी प्रोफेशंस वाले जितने भी हो जाएंगे, वो सब इस कैटेगरी में बिलोंग करते थे। अदर देन दैट यहाँ पे फार्मर्स, पीजेंट्स, लेबरर्स ये भी आ जाएंगे, ठीक है, थर्ड स्टेट्स में। यहाँ पे आपको दिख सकता है थर्ड स्टेट्स की कैटेगराइजेशन। जैसे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स हो गए, कोर्ट ऑफिशियल्स हो गए, लॉयर्स हो गए, ये सब थर्ड स्टेट्स में बिलोंग करते थे। फिर सेकेंड में आपको पीजेंट्स एंड आर्टिसंस दिखेंगे। फिर थर्ड में आपको छोटे छोटे स्मॉल पीजेंट्स दिखेंगे, लैंडलेस लेबर्स दिखेंगे, जिनके पास खुद का अपना लैंड नहीं है, वो दूसरी की लैंड पे क्या करते हैं, काम करते हैं और डेली वेज अर्न करते हैं। फिर उसके बाद फिर सर्वेंट्स यानी नौकर, ठीक है। तो थर्ड स्टेट्स में आई होपफुली थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा सोसाइटी स्ट्रक्चर, ठीक है। अदर देन फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट्स के जितने भी थे वो बिलोंग करते थे। फर्स्ट स्टेट्स में क्लर्जी थे एंड सेकेंड स्टेट्स में आपके कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे नोबिलिटी, ठीक है। अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं टूवर्ड्स, यहाँ पर हमारा सोसाइटी क्लियर हो गया है। ये वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया। तो सोसाइटी ऑफ स्टेट्स वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम, ठीक है। अब ये जो सोसाइटी था स्टेट्स के, ये एक फ्यूडल सिस्टम में क्या था, डिवाइड किया गया था, पार्ट किया गया था। मिडिल एजेस अगर आप देखोगे तो ओल्ड रेजिम जो है ये डिस्क्राइब हम करते हैं सोसाइटी फ्रांस का तब जब 1789 की बात हो रही है, ठीक है। सोसाइटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। तो हम 1789 के पहले की बात करेंगे तो ओल्ड फ्यूडल सिस्टम चल रहा था, फिर उसके बाद चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोग अभी क्या करेंगे, बस्तिल को तोड़ देंगे, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। ये बात की बात है, लेकिन ये होगा फिर 1789 के बाद एक नया ही क्या, एक न्यू सिस्टम आ जाएगा फ्रांस में, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन 1789 में कोई याद रखना, इसके पहले वाला जो था वो ओल्ड फ्यूडल सिस्टम था, ठीक है। फिगर 2 shows how the system of states in French society was organized। तो फिगर 2 में हमें ऑलरेडी डिस्क्राइब करी है कि कैसे स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3 में कैसे लोग जो हैं वो डिवाइडेड हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे इंडिया में कास्ट डिवीज़न है, ठीक है। जैसे पहले में ब्राह्मणर्स आते हैं, सेकंड में आपको कौन मिल जाएगा, खासरेज मिल जाएंगे, फिर उसके बाद थर्ड में आपको वैश्यज मिल जाएंगे, फोर्थ में आपको विशूद्राज मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से कास्ट डिफ्रेंशिएशन है सोसाइटी में, कास्ट को डिवाइड की गई है, कैटेगराइज की गई है। उसी सेम वे से ऐसे ही लोग जो थे वो फ्रांस रिवॉल्यूशन के टाइम में फ्यूडल टाइम में, ठीक है, फ्यूडल ईयर में क्या थे, वो इस तरह से डिवाइडेड थे, ठीक है। इस तरह का इनका फ्यूडल सिस्टम था। तो इसे ऑर्गेनाइज़ किया गया था। प्रेजेंट जो थे वो 90% जो थे उसकी पॉपुलेशन वो थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे। हाउएवर बहुत स्मॉल नंबर ऑफ देम जो थे वो खुद की लैंड को ओन करते थे और कल्टीवेट करते थे। 60% ऑफ लैंड जो था वो नोबल्स उसे ओन करते थे। चर्च, ठीक है, और बहुत सारे रिचर मेंबर्स जो थे थर्ड स्टेट्स के, चर्च एंड अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट्स, वो आपको पता है कि वो कहाँ बिलोंग करते थे। अच्छा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो लैंड था ना वो कौन ओन करते थे, तो नोबल्स वाले ओन करते थे, चर्च भी करते थे, और अमीर अमीर जो सेक्शंस थर्ड स्टेट्स के थे वो भी, उनके पास भी लैंड्स होती थी। द चर्च एंड अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट्स, फिर उसके बाद द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट्स दैट इज़ क्लर्जी एंड द नोबिलिटी enjoyed certain privileges by birth। अब क्लर्जी और नोबिलिटी इन दोनों के पास क्या था, स्पेशल प्रिविलेजेस थी कि ये जब भी बॉर्न करेंगे, ठीक है, इस स्टेट्स में, तो इनके पास स्पेशल प्रिविलेजेस होगी, यानी कुछ खास इन्हें एंटाइटलमेंट होगी कि ये कभी टैक्स पे नहीं करेंगे, इनको गिफ्ट दिया जाएगा बाय थर्ड स्टेट्स, ये टैक्स भी पे नहीं करेंगे, और
टाइम टू टाइम इनको गिफ्ट दी जाती थी, ठीक है, नॉबल्टी को गिफ्ट दी जाती थी, स्पेशल टैक्स दी जाती थी, जैसे टीथेज हो गए, फिर गवर्नमेंट को जो टैक्स दी जाती थी उनको टॉली बोलते थे। तो इनको स्पेशल प्रिविलेजेस मिली थी, इनको स्पेशल इस स्टेट्स में बिलोंग करने के लिए इनकी प्रिविलेजेस जो थी वो जैसे गिफ्ट्स देना, ये सब क्या था, इंटाइटल्ड थी, ठीक है। enjoyed certain privileges by birth. The most important of these was exemption from paying taxes of the state. और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि ये टैक्सेस नहीं पे करते थे और इसे एग्जेम्पशंस दी गई थी, ये टैक्स पे नहीं करेंगे, ठीक है, उनको माफ़ी की गई थी कि आप टैक्स पे मत करो, छूट दी गई थी। नॉबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस, इनके पास फ्यूडल प्रिविलेजेस भी थी, जिसमें से फ्यूडल ड्यूज़ हो जाते हैं जो कि एक्सट्रैक्ट करते थे ये पीजेंट से। पीजेंट्स जो थे उनको ये सर्विस देनी पड़ती थी अपने लॉर्ड को, ठीक है। तो आपको फ्यूडल ड्यूज़ याद रखना है कि नॉबल्टी जो थे उनके पास स्पेशल पावर ये भी था कि वो कलेक्ट करते थे फ्यूडल ड्यूज़ फ्रॉम ओनली दी पीजेंट्स एंड द लेबरर्स, ठीक है, लेबरर्स और पीजेंट्स से वो फ्यूडल ड्यूज़ लेते थे और वो, ठीक है, उनसे सर्विस रेंडर करते थे यानी लेते थे, किससे, पीजेंट्स एंड लेबरर्स से। और ये इनके पास स्पेशल प्रिविलेजेस थी। पीजेंट्स जो थे इनको सर्विसेज देते थे अपने लॉर्ड को, ठीक है, इनके घर पे काम करते थे, इनके फील्ड पे काम करते थे, इनकी आर्मी में पार्टिसिपेशन करते थे, बिल्डिंग वर्क्स में पार्टिसिपेट करते, मतलब अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, इनको पर सर्विसेज देनी पड़ जाती थी इनको। सॉरी अबाउट द मैसेजेस एवरीवन, प्लीज़ इग्नोर इट। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये फर्स्ट टू स्टेट्स क्लर्जी हो गए, ये सब हो गए, तो इसमें फ्यूडल ड्यूज़ था, ये एक्सट्रैक्ट करते थे पीजेंट्स से, पीजेंट्स जो थे वो अब्लाइड थे, ठीक है, उनको देना पड़ेगा। हाउस एंड फील्ड टू सर्व इन द आर्मी टू पास द ट्रेड्स, बिल्डिंग रोड्स। अब चर्च जो थे ये आपको याद रखनी है, ये एक्सट्रैक्ट करते थे, ये निकलवाते थे टैक्सेस किससे, तो पीजेंट्स यानी कि थर्ड स्टेट से, तो इसे हम टीथेस बोलते हैं, ठीक है, जो टैक्स को एक्सट्रैक्ट कराते थे चर्च फ्रॉम द थर्ड स्टेट्स, इसको हम बोलते हैं टीथेस। और ठीक है, और जो सरकार थी, ऑल द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट्स हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट, ठीक है, स्टेट को भी टैक्स पे करनी पड़ जाती थी थर्ड स्टेट्स वालों को, जिसमें से डायरेक्ट टैक्स आता था, डायरेक्ट टैक्स को हम टॉली भी बोलते हैं, और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स भी उनसे लेवी की जाती थी, बहुत सारे डेली कंजप्शंस फूड्स आर्टिकल्स में, जैसे टबैको हो गई, नमक हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सब चीज़ में भी उनसे टैक्स लेवी की जाती थी। अब यहाँ पे जो बर्डन थी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की, स्टेट थ्रू टैक्सेस, इसे बॉन्ड किया जाता था, बॉन्ड करी जाती थी बाय ओनली थर्ड स्टेट्स मेंबर्स, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट्स कभी भी टैक्स पे नहीं करते थे क्योंकि इनको ये बर्थ प्रिविलेज मिली थी। इसके बाद आप न्यू वर्ड्स में देख लेना, लिवर जो ये करेंसी है फ्रांस का, जिसको 1794 में डिसकॉन्टिन्यूड कर दी गई थी, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, खुद में से आपको डेट याद रखना है। 1794 को लिवर्स को क्या कर दिया गया था, डिसकॉन्टिन्यूड की गई थी। करेंसी मतलब होता है किसी भी देश का खुद का पैसे का एक सिंबल, ठीक है, जैसे इंडिया का क्या है, रुपी है, ठीक है, फ्रांस का क्या है, फ्रांस का लिवर था, कब था, तो 1794 के पहले था, फिर उसके बाद इसको डिसकॉन्टिन्यूड कर दी गई। क्लर्जी जो होते हैं वो कौन होते हैं, मैंने आपको बताया, ये ऐसे ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं जो इंटरेस्ट देते हैं फंक्शंस ऑफ द चर्च, ठीक है, चर्च में काम करते हैं, उनकी आपने यूनिफॉर्म देखोगी, वाइट बड़ी सी गाउन टाइप होती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्लर्जी हो गया, फिर क्लर्जी के बाद टीथेस जो होते हैं वो क्लर्जी जो टैक्स लेवी करते थे फ्रॉम दी थर्ड स्टेट्स, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में 1/10 लेते थे, इसको हम टीथेस बोलते हैं। टॉली जो है ये एक डायरेक्ट टैक्स था जिसको वो स्टेट्स क्या करते थे, लेते थे किससे, थर्ड स्टेट से, ठीक है, इसको हम टॉली बोलते हैं, यानी सरकार का लगाया हुआ कर। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा इमेज आपको दिखेगा जिसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। द पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग, ग्रेन, फ्रूट्स, मनी, सैलड, द फैट लॉर्ड सिट्स देयर, ठीक है, हर कुछ लेकर आ रहा है बेचारा गरीब इंसान, और वहाँ पे जो मोटा सा बैठा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट स्टेट या सेकंड स्टेट का कोई होगा, तो वो क्या कर रहा है, बिल्कुल ही डिस्पाइटफुल
डिस्पाइसफुल दिख रहा है और उसमें हेट की विज़न है। और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि इसे जो भी चीज़ दी जा रही है गिफ्ट्स में उसे वो ले रहा है और इसे मतलब भी नहीं है कि जो इसे जो भी चीज़ देने आ रहा है उसे वो हल्का सा बस स्माइल करके ग्रीट कर ले, ठीक है, वो इतना भी नहीं कर रहा है। फिर एक्टिविटी दी गई है आपको यहाँ पर, फिर यहाँ पर एक कोड दी गई है, द मोर द डेविल हैज़ द मोर ही वांट्स। जितना ज़्यादा आपके पास रहेगा आप उतना ज़्यादा क्या करोगे, सीक आउट करोगे और ज़्यादा मांगोगे, ठीक है। द नोबल मैन हैज़ अ स्पाइडर एंड द पीजेंट द फ्लाई। तो यहाँ पे नोबल मैन को क्या किया गया है, स्पाइडरमैन की तरह इसको देखा गया है और जो यहाँ पे पीजेंट है ये एक मक्खी की तरह यानी इसके जाल में फंस गया है, ठीक है। द स्पाइडर एंड द फ्लाई, इसे जो बनाने वाला है वो एनोनिमस है, यानी उसका नाम हमें नहीं पता है कि इतना अच्छा पेंटिंग किसने बनाया था जो इतना डिटेल मीनिंग डिपिक्ट कर रहा हो। यहाँ पे स्ट्रगल टू सर्वाइव है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए सी यू गाइस, बाय।